हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा सैड होने वाला है, तो प्लीज़ अपने आंसुओं को कंट्रोल कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैंग किंग जब विंग की रिपोर्ट देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि मानो उसके फेस पे वरीडनेस, सैडनेस, शॉक्ड और किसी चीज़ को खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा हो। अब वो स्लोली अपने हैंड से उस पेपर को नीचे रखती है, यानी कि विंग की रिपोर्ट को नीचे रखती है और विंग को देखने लगती है। कम से कम 5 मिनट तक वो बस विंग को देखे जा रही थी, जैसे कि वो ये सोच रही हो कि वो विंग से क्या बोले और कैसे अपनी बातों को स्टार्ट करे। 5 से 6 मिनट हो चुके थे। अब उसके बाद फिर फाइनली वैंग किंग अपनी चुप्पी तोड़ती है और विंग से पूछती है, तुम्हारा बेबी एक दिन में कितनी बार किक करता है विंग? विंग वैंग किंग का ये क्वेश्चन सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस क्वेश्चन का आंसर वो कैसे दे। लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन का आंसर करता है। वो बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, एक दिन में? वो तो मुझे 3 या 4 दिन में एक बार किक करता है। वैंग किंग जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें अब इतनी बड़ी हो चुकी थी। वो अपने मन में ही सोच रही थी, अगर बाई चांस तुम अभी इस सिचुएशन में नहीं होते तो न जाने मैं तुम्हें कितनी ज़ोर से डांटती और न जाने मैं तुमसे क्या क्या कह जाती। ये सोचते सोचते अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो इस सिचुएशन को विंग को कैसे समझाए, क्योंकि जो सिचुएशन उसने देखी थी अभी अभी रिपोर्ट में वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। लेकिन सिचुएशन चाहे कोई भी हो, विंग को उसे फेस करना ही होगा और वैंग किंग को उसे बताना ही होगा। अब वो हल्के से उस रिपोर्ट को विंग के आगे बढ़ाती है। हालांकि वो समझ रही थी इस बात को कि वो उसे क्या बताने वाली है, क्योंकि जिस बात को वो खुद ही इतना जानने के बाद इतनी तकलीफ़ में हो तो वो सामने वाले पे क्या असर करेगा, इस चीज़ को आसानी से समझ पा रही थी और साथ ही साथ वो महसूस भी कर पा रही थी। वो जैसे ही रिपोर्ट्स को विंग के आगे बढ़ाती है तो उससे पूछती है, क्या तुम्हें इस रिपोर्ट में कुछ भी समझ में आ रहा है विंग? विंग बोलता है, अगर मुझे इतना ही समझ में आता तो डॉक्टर मैं नहीं होता क्या? दोबारा से वैंग किंग उन रिपोर्ट्स को अपने पास ले लेती है और बोलती है, अगले 4 दिन के अंदर तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा विंग। विंग जो कि पहले से ही वैंग किंग के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो इस सब को सुनने के बाद जैसे मानो उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से शिवर कर रही हो। वो सर से पैर तक काँप रहा था ये जान के कि इसने क्या बोल दिया, क्योंकि अभी वो सिर्फ 9 मंथ स्टार्टिंग में था। अभी वो पूरे 9 मंथ कंप्लीट नहीं किया था और एक नॉर्मल डिलीवरी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही होती है। उसे नहीं पता था कि ये वैंग किंग ने ऐसा क्यों बोला। वैंग किंग फिर से अपनी कांपती आवाज़ के साथ बोलना स्टार्ट करती है और वो बोलती है, अगर इन 4 दिनों के अंदर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ ना विंग, तो फिर तुम्हारे बच्चे की लाइफ भी रिस्क में पड़ सकती है। ऐसा सुनते ही विंग समझ नहीं पाता कि उसे क्या इस सेंटेंस से समझना चाहिए और वैंग किंग ने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारे बच्चे की भी लाइन। वो इस शब्द को एक एक करके अपने माइंड में बोल रहा था, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस सेंटेंस का क्या मतलब निकाले। क्या उसके बच्चे पे कोई बात आने वाली है या उसके बच्चे की लाइफ पे कोई बात आने वाली है। विंग अब वैंग किंग से अपनी कांपती वॉइस में बोलता है, इसे क्लियर करो वैंग किंग। वैंग किंग बोलती है। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करती है और डायरेक्ट बोलती है, इस ऑपरेशन के टाइम तुम्हारे बचने की सिर्फ 4% चांसेस हैं विंग। इसी के साथ विंग की आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस चीज़ पे उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन वो फिर भी भारी मन से पूछता है, और मेरे बच्चे के? वैंग किंग बोलती है 95%। फिर से विंग एक और क्वेश्चन करता है और हम दोनों के। वैंग किंग बोलती है सिर्फ और सिर्फ 1%, यानी कि हमारे पास सिर्फ 1% चांस है कि हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को बचा सकें। वैंग किंग ने अभी तक जितना भी बोला था उसने अपनी आइज़ बिल्कुल क्लोज की हुई थी। वो उसे खोलना ही नहीं चाहती थी, जैसे कि वो विंग की उस फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना ही नहीं चाहती थी जो कि उसके सामने अभी होंगी। वैंग किंग ने अभी तक अपने आप को जितना कंट्रोल किया था, अब वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करती है।
तुम्हें कितनी बार बोला गया विंग कि अपने खाने पीने पे ध्यान दो, अपने रेस्ट पे ध्यान दो। तुम क्या कर रहे थे ये? क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो? क्या मैंने तुम्हें क्लियरली ये नहीं बताया था कि खाना तुम्हें क्यों ज़रूरी है? अब देखो विंग, क्या हो गया है ये? क्या ये होना ज़रूरी था? क्या तुम इसे नहीं रोक सकते थे? उसकी आंखें अभी भी क्लोज थी और वो दोबारा से बोलना स्टार्ट करती है। मैंने तुम्हें पहले भी सजेस्ट किया कि इस बेबी को अवॉइड कर दो, लेकिन नहीं मानी तुमने मेरी। काश मेरे हाथ में होता ना कि मैं तुम्हें बचा पाती और इस बच्ची को। नहीं तो मैं तुम्हें बचाती, लेकिन इस 4% में मैं क्या कर सकती हूँ? ऑपरेशन से पहले मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं किसे बचाऊंगी और किसे नहीं। तुम दोनों के बचने के सिर्फ 1% चांस है, सिर्फ 1%। क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है? जिस बच्चे के लिए तुमने इतना सेक्रीफाइस किया, उस बच्चे का क्या होगा? कौन देखेगा उसे? किसके हवाले छोड़ के जाओगे तुम उसे? हाँ, विंग जो अपने ही दुनिया में था, उसे अभी वैन किंग की एक एक बात तीर की तरह चिभ रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि वैन किंग जो बोल रही है वो सही है या गलत, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर हो रहा था कि वो अब जिस सिचुएशन में पड़ने वाला है ना, वो बहुत बुरी होगी, क्योंकि उसके बच्चे को देखने के लिए शायद कोई भी नहीं होगा। जिसके लिए उसने इतनी तकलीफ सही, इतने दर्द को सहन किया, शायद उसको फिर से उसे छोड़ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में बच्चे के बचने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन विंग अभी भी इसी टेंशन में था कि उसके जाने के बाद उस बच्चे को कौन देखेगा। दूसरी तरफ वैन किंग अभी भी बोले जा रही थी। वैन किंग बोलती है, चलो ठीक है, इस बच्चे का तो बाप जिंदा है, आज नहीं तो कल वो इसे एक्सेप्ट कर ही लेगा, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा जिसे तुम घर में रख के आए हो विंग? क्या होगा उसका? कभी सोचा है युवान के बारे में? तुमने अपने आप को इस मुसीबत में डालने से पहले क्या उसके बारे में सोचा? नहीं, वो एक अनाथ था, तुमने उसे अडॉप्ट किया, तुमने उसे जिंदगी दी, नई जिंदगी, लेकिन कितने दिनों के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए? क्या इतना काफ़ी था उसके लिए? क्या इन 4 सालों में उतनी पूरी जिंदगी जी ली विंग? तुम्हें सिर्फ दिखाई दिया तो ये अनबॉर्न बेबी। इसके बाद जो लास्ट लाइन वैन किंग ने बोली ना, उस लाइन को सुनने के बाद विंग को एकदम ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया गया हो जहाँ पे उसे सांस तक नहीं ली जा रही हो, जहाँ पे उसे बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही हो, अपनी परछाई तक उसे ना दिखाई दे रही हो, अपने हाथ को भी वो फील ना कर पा रहे हो, अपने पैरों को भी वो फील ना कर पा रहा हो, अपनी बॉडी को भी फील ना कर पा रहा हो। एकदम ऐसा लग रहा था उसे कि वो एकदम पैरालाइज्ड हो चुका है, उसके आसपास पूरा अंधेरा छा चुका है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वैन किंग ने जो बोला था वो बिल्कुल ऐसा ही था। वैन किंग ने बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं ये ऑपरेशन कर पाऊंगी विंग। ऐसा कहते ही उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बहने लगे थे। उसकी आंख अभी भी बंद थी, वो उसे खोलना ही नहीं चाह रही थी और वो अब अपने मन में सोचने लगी थी, आखिर मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम पे यूज़ भी कैसे कर सकती हूँ विंग, कैसे? और वो भी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें तुम्हारी बचने की सिर्फ 1% चांस है। क्या कर लूँगी मैं उस 1% में? मैं चाहे कितनी भी बड़ी सर्जन क्यों ना बन जाऊँ, कितनी भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें बचा पाऊँगी। तुम्हारी कंडीशन जानने के बाद, तुम्हारी सिचुएशन जानने के बाद मैं तुम्हें कैसे ऑपरेट कर दूँ विंग? कैसे कर दूँ मैं ये? आखिर मैं उस इंसान को अपने हाथों से मौत के मुंह में कैसे डाल दूँ जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ? काश मेरे पास कोई ऐसा रास्ता होता जिसकी वजह से मैं खुद की जान दे के भी तुम्हें बचा पाती, लेकिन अफसोस मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। नफरत है मुझे लान वांगजी और इस बच्चे से। सच में मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी अच्छे से ट्रीट कर पाऊंगी, और भगवान करे कि जैसे ही ये पैदा होना ये मुझसे दूर चला जाए और मैं इसे कभी देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसकी वजह से तुम दाव पे लगे हो विंग। कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हें लान वांगजी और तुम्हारे इस बच्चे को। देखना एक दिन तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, बस तब तक हम अपने विंग को खो चुके होंगे। ऐसा कहते ही वो अपने थॉट्स को वहीं पे ब्रेक करती है और अपने माइंड को शांत करने लगती है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब वे वैन किंग का क्या चक्कर है। हाँ, वो तब से विंग को पसंद करती है जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में थे। स्टार्टिंग टर्म्स में उसे अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में जब पता उसे चला कि वो भी विंग को पसंद करती है, तो तब तक नी हेसंग उसे प्रपोज कर चुका था। लेकिन अब उसके पास 2 कारण थे कि वो विंग को कन्फेस ना करे या अपनी फीलिंग्स ना बताए। फर्स्ट, उसे डर था रिजेक्शन का,
कि विंग उसे कहीं रिजेक्ट ना कर दे, और सेकंड उसे डर था कि अगर विंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो न्यू वेसंग का क्या होगा, वो इस तकलीफ़ को कैसे झेलेगा, क्योंकि वो भी जानती थी कि विंग ने उसे रिजेक्ट तो किया है, लेकिन अगर विंग उसके सामने मुझे एक्सेप्ट करता है तो शायद उस इंसान का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। और इसलिए वैन किंग ने कभी भी अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी कन्फेस करने के बारे में सोचा। लेकिन आज उसके सामने उसका प्यार आखिरी स्टेज पे था। वो नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्या करे कि उसका प्यार और ज़्यादा लंबा जिए। वो उसे बस देखना चाहती थी, उसका साथ भले ही उसने कभी ना चाहा हो, लेकिन वो कभी ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसे कभी देख भी ना पाए। लेकिन आज कुछ ऐसा ही होने वाला था। वैन किंग उस हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर थी। उससे बेस्ट डॉक्टर उस हॉस्पिटल में या चाइना में कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन आज वो भी फेल थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऑपरेशन के टाइम अगर वो लगभग किसी भी टिश्यू को टच नहीं करती, टिश्यू मतलब ऊतक जो होते हैं ना हमारे पेट में, उससे बोला जाता है टिश्यू, अगर वो किसी भी टिश्यू को टच नहीं करती तो तब विंग की जान बच सकती है, लेकिन उसके बाद भी उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो विंग की डिलीवरी के टाइम यानी उसका ऑपरेशन करते टाइम वो किसी भी टिश्यू को टच ना करे, क्योंकि विंग के इस हमेशा बैठे रहने की जो आदत थी ना, उसकी वजह से बेबी कंफर्टेबल जोन में जा चुका था और वो बेबी अपने एंड से एफर्ट ही नहीं डाल रहा था कि वो बाहर आना चाहे। वो जैसे वहाँ कंफर्टेबल फील करने लगा था, इसलिए वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा था बाहर आने के लिए। और अगर वो बाहर आने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा था तो उसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसी के साथ विंग के अंदर जो बेबी था ना, उसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लगभग आधा घंटा निकल चुका था। वहाँ पे एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो चुकी थी और एक साइलेंस था जो किसी ने भी अभी तक ब्रेक नहीं किया था। विंग अपने ही थॉट्स में था और वैन किंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी कि वो इस सिचुएशन को आगे कैसे संभालेगी। आधे घंटे से जो विंग एकदम चुप था, वह फाइनली अपने साइलेंस को ब्रेक करता है और बोलता है, ऑपरेशन तुम ही करोगी वैन किंग। वैन किंग जैसे ही ये सुनती है वो एकदम शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसने अभी क्लियरली बोला था कि वो ऑपरेशन नहीं करेगी, तो विंग उसको फोर्स कैसे कर सकता है। टेबल में रखा हुआ वैन किंग का वो हाथ और साथ ही उसके होंठ दोनों ही अब कांपने लगे थे और वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, क्या कहा तुमने विंग? मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे तुम कुछ कर लो, मैं इस ऑपरेशन को नहीं करूँगी, मैं कर ही नहीं पाऊँगी। ऐसा कहते हुए न जाने उसने इस सेंटेंस को कितनी बार दोहराया, लेकिन विंग ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तुम ही एक इंसान हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि उस ऑपरेशन टेबल पे तुम ही एक ऐसी इंसान होगी जो मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर बाय एनी चांस मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो खुद को दोस्त मत देना, गिल्ट में मत रहना ज़िंदगी भर कि तुमने मेरी जान ली। वो मेरी किस्मत होगी वैन किंग अगर मैं ज़िंदा रहा तो, और अगर मैं मर गया तो तुम उस चीज़ का गिल्ट एक रत्ती भर भी मत रखना अपने आप में, और मत सोचना कभी कि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई है। ये मेरी लापरवाही थी, इसलिए सब कुछ हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें कुछ कर सकती हो। तुम अपना 100% देना, चाहे तुम वो कैसे भी दो। इससे आगे सारी बातें मेरे नसीब पे छोड़ दो। अगर मेरे नसीब में लिखा होगा कि मैं आगे लाइफ एंजॉय करूं, मैं आगे की लाइफ जीऊं, तो मैं ज़रूर वापस आऊंगा, और अगर नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरा ऑपरेशन सिर्फ तुम करोगी। मैं किसी और को अलाउ ही नहीं करूंगा कि वो मुझे टच करे। ऐसा कहते हुए विंग ने अपने हाथ को पीछे किया और अब वो उठने के लिए तैयार था, जैसे कि वो वहाँ से जाने को तैयार हो। वैन किंग अब फाइनली एक और बार बोलती है, मैं नहीं करूँगी विभूषण। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम जब आते हो मुझ पे ऑर्डर देते हो। मैं नहीं करूँगी का मतलब होता है मैं नहीं करूँगी। विंग इस सेंटेंस को सुन सुन के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और वो अब अपने टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, तो ठीक है, बता दो मुझे कोई ऐसा डॉक्टर जो कि तुम्हारी तरह मुझे ट्रीट कर सके, जो कि तुम्हारी तरह मेरा ध्यान रख सके उस ऑपरेशन टेबल में। मैं करवा लूँगा उससे ऑपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन खुद से पूछो ये क्वेश्चन कि कौन होगा ऐसा जो मुझे तुम्हारी तरह ट्रीट करेगा, जो तुम्हारी तरह मेरा ध्यान रखेगा उस ऑपरेशन टेबल में भी। एक लास्ट रिक्वेस्ट है तुमसे वैन किंग, प्लीज़ एक्सेप्ट करो मेरी इस रिक्वेस्ट को और मेरे ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू करो।
और तुम्हें जब लगे कि तुम्हारी तैयारियां पूरी है तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए तैयार रहूँगा। वैन किंग फिर से बोलती है, तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है विंग। इस 4 दिन के अंदर ही तुम्हें ऑपरेशन करवाना होगा। इस सेंटेंस को बोलते वक्त वो ही जान सकती थी कि उसको कितनी तकलीफ हुई थी। उसने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल के ऊपर रखा था और फिर जाके ये सेंटेंस बोला था। विंग बोलता है, आज, कल और परसों ये 3 ही दिन है ना? ठीक है, उसके अगले दिन मैं यहाँ आ जाऊँगा। उसके अगले दिन मैं यहाँ पे एडमिट रहूँगा और तुम मेरा ऑपरेशन करोगी। ऐसा कहते हुए विंग जाने लगता है। वैन किंग बोलती है, क्या तुम जा रही हो? विंग बोलता है, तुमने ही तो कहा ना 4 ही दिन हैं और मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हें चौथे दिन यहाँ पे मिलता हूँ, तब तक प्लीज़ सारी प्रिपरेशंस रेडी रखना। ऐसा कहते हुए विंग अपने बैग को लेता है और बाहर निकल जाता है उस केबिन से। जैसे ही विंग बाहर निकलता है, वैन किंग अपने सर को अपने चेयर पर रेस्ट करते हुए सोचने लगती है कि ये तुमने किस सिचुएशन में डाल दिया मुझे विंग आज और कहीं जाने वाला नहीं था। वो डायरेक्टली अपने घर जाता है और घर जाके वो थोड़ा बहुत काम करता है और कुछ सामान भी इकट्ठा कर लेता है जो कि उसकी ज़रूरत की हो सकती है हॉस्पिटल के लिए। इसी के साथ उसका ये दिन निकल चुका था। नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है और ऑफिस जाके वो डायरेक्टली एक लॉयर से बात करता है और लॉयर जैसे ही उसके रूम से बाहर निकलता है लगभग 3 घंटे के बाद, वैसे ही वेसांग उसे देख लेता है। वेसांग विंग के रूम में एंटर करता है और उससे पूछता है, क्या कुछ बात हुई है विंग? तुम्हारा लॉयर यहाँ क्या कर रहा था? विंग उसको कुछ नहीं बताता है और ना ही उसने वैन किंग को अलाउ किया था कि वो किसी और को बताए, क्योंकि वो वैन किंग से सिर्फ ये बोल के आया था कि वो खुद अपने आप से बताएगा हर किसी को, लेकिन उससे अपने तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने देना। प्लीज़ किसी और को इस बात मत बताना। विंग कुछ छोटा मोटा सा बहाना बना देता है और इस बात को यहीं पे क्लियर कर देता है। वेसांग भी अभी जल्दी में था, उसके पास भी टाइम नहीं था कि वो विंग से ये पूछ सके कि क्या वो अपने मंथली चेकअप के लिए गया था या नहीं। इसी के साथ वेसांग उसके रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ विंग भी अपने काम पे कंसंट्रेट करने लगता है। उसे लगता है कि उसके पास आज और कल का ही दिन बचा है जिसमें वो अपने काम को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो अपने मन में पूरी तरीके से सोच चुका था कि शायद उस ऑपरेशन के बाद वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। इसी के साथ विंग अपने काम को कंटिन्यू करता है और उसे जो जो ज़रूरी लग रहा था ना, वो उसे कंप्लीट किया जा रहा था। दिन निकल चुका था। अगले दिन फिर से विंग अपने ऑफिस में था। वो लॉयर फिर से आता है और विंग को कुछ पेपर्स देते हुए बोलता है, आपका काम कंप्लीट है मिस्टर वी। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस काम से सेटिस्फाइड होंगे और इस बिल से भी जो कि आपने बनवाई है। ऐसा कहते हुए विंग उस पेपर्स को लेता है और उन्हें चेक करने लगता है। वो एक एक पेपर को आराम से पढ़ रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जो जो उसने उससे बोला था करने के लिए क्या उसने किया है या नहीं। ऐसा कहते हुए विंग आखिरी पेज को भी पलटाता है और बोलता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। ऐसा कहते हुए वो उसे उसकी फीस दे देता है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। विंग सेफली उन पेपर्स को अपने बैग में रख लेता है और दोबारा से अपने काम में लग जाता है। विंग आज भी वही कर रहा था जो कि उसे लग रहा था कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उस सारे काम को वो कंटिन्यू किया जा रहा था। लगभग 4 बजे हुए थे। विंग अपने फ़ोन को उठाता है और वेसांग को कॉल मिलाता है। वेसांग को बुलाता है अपने केबिन में और केबिन में बुला के वो उसे बताता है कि कल ही के कल उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन होने वाला है। वेसांग जैसे ही ये सुनता है वो एक अजीब सी जोन में जा चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे हो रही है। तो विंग उसे बताता है कि वैन किंग ने उसे बोला है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो इसलिए उसका ऑपरेशन होगा। तो मुझे लगा कि बाद में होने से अच्छा है कि मैं उसे पहले ही करवा लूँ, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सा ऑपरेशन है। विंग उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था अगर उसने उसे बताया तो वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करेगा, क्योंकि वो न्यूज़ वेसांग के सहन करने के लेवल से तो बहुत ऊपर थी। शायद इसका असर बहुत बुरा पड़ सकता है वेसांग पे। वो पहले ही इस तकलीफ को बहुत मुश्किल से झेल रहा था कि विंग के साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ। अगर उससे फिर से कुछ और झेलना पड़े तो शायद इस बार उसकी सहने की जो शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए विंग उसे कुछ भी नहीं बताता। विंग घड़ी की तरफ देखता है तो ऑलमोस्ट 4 बजे हुए थे
और वो वेसांग से परमिशन लेता है कि क्या आज वो जल्दी घर जा सकता है। वेसांग बोलता है हमने तुम्हें कभी नहीं रोका विंग, तुम जब चाहो घर जा सकते हो। ऐसा कहते हुए वेसांग उससे बोलता है क्या सच में सब कुछ ठीक है विंग, मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। विंग बोलता है सब कुछ ठीक है वेसांग, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा कल। ऐसा कहते हुए वो अपने सामान को अपने बैग में रखने लगता है और बैग को पैक करते हुए वो वेसांग से बोलता है तो कल मिलते हैं वेसांग। ऐसा कहते हुए वो उसके रूम से बाहर चले जाता है। वेसांग उसके कैबिन में बैठे के बैठा ही रह चुका था। उसे नहीं पता था कि वो कैसे यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि अभी अभी जो विंग ने उससे बोला था उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि विंग ने आधी बात उससे छिपाई है। दूसरी तरफ विंग अपने लिए कैब बुक करता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। विंग ने अपने लिए कैब बुक करना तब से स्टार्ट किया था जब से वो 7 मंथ का प्रेग्नेंट था, यानी कि जैसे उसको 7 मंथ स्टार्ट हुआ था तो उसने खुद से ड्राइव करना बंद कर दिया था और वो कभी कभार तभी ड्राइव करता था जब उसे लगता था कि उसने कहीं नज़दीक ही जाना था। इसके अलावा वो कभी ड्राइव नहीं करता था पिछले 2-2.5 महीने से। अभी 4:30 बजे थे। विंग घर पहुंच चुका था। विंग घर जाते ही देखता है कि युआन एज रोज की तरह आज भी अपना होमवर्क कर रहा था और जैसे ही उसने डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो विंग के पास जाता है और उससे डायरेक्टली हग करते हुए बोलता है वेलकम बैक टू होम डैड, आपका दिन कैसा था। विंग भी युआन के उस हक को रिप्लाई कर रहा था। वो भी इसको टाइटली हक करता है और वो फील कर पा रहा था कि शायद ये उसका लास्ट हक हो सकता है, इसलिए वो उसे और भी ज़्यादा टाइट हक कर रहा था। उसके फेस पे अभी भी स्माइल थी और उसकी जो वो स्माइल थी ना, भले ही फोर्स स्माइल थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और वो एकदम किसी के भी दिल को जीत लेने वाली स्माइल थी। विंग अब युआन को अपने आप से दूर करता है और बोलता है बनी तुमने कुछ खाना खाया है या नहीं। युआन बोलता है डैड मैंने कुछ नहीं खाया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बना पाऊँगा। मुझे वैसे भी आजकल जो कुकिंग क्लासेस है ना उसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बनाना नहीं सिखाते। ऐसा कहते हुए युआन का मुंह एकदम छोटा सा हो गया था। विंग उससे बोलता है कोई बात नहीं बनी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए तो कुक करूँगा, मुझे बस आधा घंटा दो, आधे घंटे में मैं फ्रेश अप होके नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग जाने लगता है। युआन को याद आता है वो दिन जब विंग अपने आधे घंटे कहने के बाद आया ही नहीं था बाहर। तो वो युआन विंग से पूछता है आर यू श्योर कि आप हाफ आवर में वापस आओगे। विंग सुनते ही एकदम शॉक्ड रह चुका था क्योंकि उसे नहीं पता था कि युआन ने ऐसा क्यों बोला। उसने बोला युआन से कि तुमने ऐसा क्यों बोला बनी। तो युआन उसको याद दिलाता है उस दिन की जिस दिन वो आते ही अपने रूम में चले गया था। उसने बोला तो था कि वो हाफ आवर में वापस आएगा लेकिन वो आया नहीं था। ऐसा कहते हुए विंग उससे बोलता है मैं वापस आऊँगा माय बनी, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक साथ मिलके खाना भी बनाएंगे। ऐसा कहते हुए विंग उसके फॉरहेड पे किस करता है और दोबारा से अपने रूम में चले आता है। विंग डायरेक्टली जाता है अपने वॉशरूम में और वहाँ जाके फ्रेशन अप होके जल्दी से नीचे पहुँच जाता है और फिर स्टार्ट करता है युआन और अपने लिए डिनर बनाना। विंग ने युआन को भी किचन के काउंटर पर बैठाया था और युआन भी अपनी छोटी मोटी चीज़ों से विंग की हेल्प कर रहा था खाना बनाने में। लगभग 5:30 हो चुके थे और ऑलमोस्ट खाना भी रेडी हो चुका था। 15 मिनट के बाद उनका खाना पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, लेकिन विंग को लगता है खाना खाने के लिए अभी ये टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसलिए उसे कुछ और कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर जो अभी लड़ाई चल रही थी खुद से ही, वो भी उसको ये फील करा रही थी कि शायद ये दिन उसका लास्ट हो सकता है। अब विंग डिसाइड करता है कि बाकी जो उसके पास अभी टाइम बचा है वो सिर्फ युआन के साथ स्पेंड करेगा। इसी के साथ विंग युआन से बोलता है युआन क्यों ना हम कोई गेम खेल लें। युआन बोलता है बट डैड हमारा तो खाना रेडी हो चुका है ना, हम खाना खा लेते हैं। विंग बोलता है बेबी तुम्हें नहीं पता खाना खाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है, हमें अभी कुछ और कर लेना चाहिए, हमें गेम्स खेलना चाहिए या टीवी देखना चाहिए, बताओ क्या करें। युआन आंसर करते हुए बोलता है पहले मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। विंग इसी के साथ उसे थोड़ा सा स्नैक्स उठा के दे देता है और बोलता है ठीक है कुछ टाइम के लिए तुम नहीं खा सकते हो लेकिन खाना हम बाद में ही खाएंगे, अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना चाहिए। युआन सजेस्ट करता है कि हमें गेम खेलना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उन्होंने अपने लिए वीडियो गेम्स सेट किया हुआ था। वो वहाँ पे जाके ऑलमोस्ट
2 आवर्स के लिए वो लोग वीडियो गेम खेलते हैं और विंग हर बार युआन से हार रहा था, क्योंकि युआन जब भी जीतता था ना तो उसके फेस पे एक अलग ही शाइनिंग होती थी, एक अलग ही खुशी होती थी। ऐसा करते करते अब युआन भी समझने लगा था कि विंग खुद बे खुद हार रहा है और वो उससे बोलता है, डैड हम एक फेयर गेम नहीं खेल सकते हैं क्या? विंग बोलता है, तुम इतने प्यारे लगते हो युआन जब तुम जीतते हो, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे तुमसे जीतना चाहिए। ऐसा कहते हुए युआन अपने डैड से बोलता है, लेकिन नहीं, मुझे अपनी पूरी एबिलिटी दिखानी है कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं, प्लीज़ एक फेयर गेम खेलते हैं ना। ऐसा कहते हुए विंग बोलता है, ठीक है अब एक फेयर गेम खेलते हैं। अब वो दोनों फिर से खेलना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट वो लोग एंडिंग में पहुंच चुके थे, लेकिन इस बार युआन सच में पूरी काबिलियत के साथ जीता था और इस बार जो उसके फेस पे हैप्पीनेस थी ना, मानो वो ऐसा एहसास दिला रही हो विंग को कि उसको इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं था। इसी के साथ वो दोनों अब गेम को यहीं पे ओवर करते हैं और उस रूम से बाहर आते हैं। युआन को डाइनिंग टेबल में बैठाने के बाद विंग बोलता है, मैं बस 15 मिनट में खाने को गर्म करके ले आता हूँ, तब तक तुम वेट करो। ऐसा कहते हुए विंग किचन की ओर बढ़ जाता है। युआन चेयर से उतरते हुए फिर से विंग के पीछे पीछे चले जाता है और बोलता है, मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। विंग उसके चिक्स को पिंच करते हुए बोलता है, लिटिल बनी तुम क्या करोगे? खाने को गर्म करना तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं ही करूँगा। विंग ने जैसे ही ये सेंटेंस बोला, उसे याद आने लगती है वैनकिंग की कही हुई वो बात कि शायद उसे युआन को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहते ही उसकी आंखें भरने लगी थी, लेकिन वो फिर से कंट्रोल करता है खुद को और वो युआन से बोलता है, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें सीखना ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं, तुम जाओ और बैठो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग उसको भेज देता है वापस डाइनिंग टेबल की ओर। युआन भी चुपचाप चले जाता है। विंग दोबारा से खाने को गर्म करता है और डाइनिंग टेबल पर ले आता है। इसी के साथ वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। विंग एकटक युआन को देखे जा रहा था और उसका एक हाथ उसकी बेली पे था। अभी भी उसके अंदर एक अलग ही वॉर चल रहा था, एक अलग ही लड़ाई चल रही थी, जैसे मानो उसका दिल और दिमाग एक साथ लड़ रहे हो। दिल उससे बोल रहा था कि नहीं तुम ये चीज़ें हमेशा एंजॉय करोगे, दिमाग कह रहा था नहीं शायद ये लास्ट हो सकता है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसकी बात को इस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और किसकी बात को माने, लेकिन विंग जानता था कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे अभी जो उसके सामने सिचुएशन है, उसके सामने जो मोमेंट्स हैं उन्हें एंजॉय करना चाहिए। वो चुपचाप खाना खाता है। अब लगभग 9 बज चुके थे। वो दोनों खाना खा चुके थे और सारे बर्तन और किचन को क्लीन करने के बाद युआन और विंग फिर से एक बार काउच में बैठते हैं। विंग युआन को अपने आर्म्स में लेके बैठा हुआ था, भले ही उसने उसे गोद में नहीं लिया था, सिर्फ उसको हक करके बैठा हुआ था। युआन को समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये स्पेशल टाइम क्यों हो रहा है। I mean, कभी भी खाना खाने के बाद वो लोग ऐसे काउच पे नहीं बैठे थे और ना ही विंग ने उसको इस तरह से कभी भी हक किया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। विंग भी समझ चुका था कि युआन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो और बच्चों की तरह नहीं है कि वो चीज़ें समझ ना सके। वो भले ही छोटा ज़रूर है, लेकिन वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए विंग ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और युआन से बोला, चलो बनी हमें सो जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो युआन को उठाता है। युआन जैसे ही उठता है वो विंग के सामने आ जाता है और सामने आके वो उसके फॉरहेड और उसकी चीक्स पे किस करता है और इसी के साथ उसे गुड नाइट भी विश करता है। सेम चीज़ विंग भी करता है। अब वो दोनों अपने अपने रूम्स को जा चुके थे। विंग भी अब अपने रूम में एंटर कर चुका था। अब उसके कदम धीरे धीरे उस विंडो की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वो डेली कम से कम 10 या 5 मिनट के लिए ज़रूर खड़ा रहता था। वहाँ पे खड़ा रह के वो हमेशा ही चांद सितारों को देखता था, उन बादलों को देखता था और अपने लाइफ के बारे में सोचते रहता था। आज भी विंग वहीं पे खड़ा था और सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विंग सोचने लगता है कि उसके साथ कल क्या होगा। क्या वो दोबारा से इस दुनिया में ऐसे ही खड़े रह पाएगा? क्या वो युआन और अपने बच्चे के साथ फिर से खुश रह पाएगा या उन्हें छोड़ के चले जाएगा? वो सोचने लगता है कि वो क्या करेगा अगर उसे कुछ हो गया तो। क्या उसके बच्चों को भी एक अनाथ की लाइफ जीनी पड़ेगी जैसे कि उसने जी थी? उसकी लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। भले ही जियांग ने उसे अडॉप्ट जरूर किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मिस करता था अपने पेरेंट्स को। भले ही जियान फेंगमियान उसे अपने बेटे की तरह मानते थे और जियान चेंग और जेन यांगली भी उसको अपने भाई की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उन सबसे ऊपर थी मैडम यू। मैडम यू ने कभी भी विंग को अपने बेटे की तरह नहीं समझा, ना ही उसे कभी भी अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। भले ही पैसे के रिलेटेड और उसकी पर्सनल नीड्स के रिलेटेड उसे कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसको जिस चीज़ की कमी रही वो थी केयर
और एक मदरली लव की, जो कि यांगली से ज़रूर उसे मिलता था, लेकिन फिर भी मैडम यू के बिहेवियर से विंग कहीं ना कहीं हर्ट होता था। लेकिन फिर भी उसे एक चीज़ की शांति तो रहती थी कि उसके पास भाई है, बहन और एक पिता की तरह प्यार करने वाला अंकल भी है। लेकिन लगभग 5 साल पहले उससे ये भी छिन गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। उसे याद आने लगती हैं वांग जी की हुई वो सारी हरकतें जो कि उसके साथ की गई थी। उसे याद आने लगता है वांग जी का वो धोखा जो कि उसने उसे दिया था बिना किसी मतलब के, क्योंकि जो रीज़न उसने विंग को बताया था वो बिल्कुल भी एक चाइल्डिश रीज़न था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि इस रीज़न के चलते भी कोई किसी से कैसे बदला ले सकता है। विंग पिछले 7 महीने से अपने आंखों में एक आंसू तक को आने नहीं दे रहा था, लेकिन आज वो आंसू शायद उसकी मान ही नहीं रहे थे और विंग की आंखों में से आंसू निकलते हुए उसके गालों से होते हुए उसके गले तक पहुंच चुके थे। विंग को ये पता ही नहीं चला कि कब उसने रोना स्टार्ट कर दिया और कब उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। धीरे धीरे विंग उस सभी चीज़ों को याद करने लगा जो कि उसके साथ गलत हुई थी। अब विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती कहाँ थी जो उसको फिर से एक इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। उसने क्या ऐसा किया था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ? क्या उसने कुछ किया था? विंग खुद से पूछ रहा था। क्या लान वांग जी का जो रीज़न था क्या वो वैलिड रीज़न था? क्या जैंग्स ने जिस वजह से मुझे छोड़ा क्या वो वैलिड रीज़न था? या मेरे पेरेंट्स जिस वजह से मुझे छोड़ के चले गए वो वैलिड रीज़न था? मेरी गलती कहाँ थी? क्या मेरी गलती थी? और अगर मेरी गलती थी तो क्या वो इतनी बड़ी थी कि मुझे एक बार उसके ऊपर पछतावा करने का भी टाइम नहीं दिया गया, एक बार मुझे पछतावा करने का मौका तक नहीं दिया गया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो खुद को सोचते सोचते अब विंग की कदम उस ड्रॉर की तरफ बढ़ने लगे थे जिस ड्रॉर के अंदर उसने ना जाने कितनी चीज़ें छुपाई थी, कितनी मेमोरीज छुपाई थी। उस मेमोरीज में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी तो बहुत सारी चीज़ें बुरी भी थी। विंग उस ड्रॉर के आगे जाता है, उस ड्रॉर के नीचे ड्रॉर्स को खोलता है और उसमें से एक की निकालता है और उस ड्रॉर को खोलता है जिसमें उसने बहुत कुछ छिपाया हुआ था। उस ड्रॉर को खोलते ही उससे सबसे पहले दिखाई देता है वांग जी का दिया हुआ वो चेक और उसके बाद दिखाई देता है वो रुमाल जो कि वांग जी ने उसके सामने उसे गिराया था और उसे याद आता है वो शब्द। विंग का दिल इस वक्त चीख चीख के उससे बोल रहा था कि प्लीज़ एक बार उसे इन्फॉर्म करो अपनी कंडीशन के बारे में, एक बार उसे बताओ, शायद हो सकता है वो तुम्हारे बच्चे को अपनाए, वो युआन और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखे। लेकिन दिमाग बोल रहा था कैसे करोगे तुम ये? तुम उसकी लाइफ में एक डार्कनेस हो, एक ब्लैकनेस हो, तो क्या वो तुम्हें इस तरीके से अपनाएगा? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? और इस बच्चे को वो कैसे अपनाएगा जिस बच्चे को उसने इस्तेमाल ही तुमसे बदला लेने के लिए किया है? विंग की आंखें अब एकदम लाल हो चुकी थी रोते रोते। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आज इतना क्यों रो रहा है, वो पहले की तरह स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्यों वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। विंग की आंखों से आंसू एकदम लगातार बहते जा रहे थे। विंग अपने आप में ही बोलने लगता है काश काश एक वो दिन मेरी लाइफ में नहीं आया होता कि जब तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। काश कि तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं होते, काश तुम वहीं रहते जहाँ तुम थे। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी लाइफ में वापस आओ, लेकिन तुम आए। क्यों? क्या ये रीज़न इतना वैलिड रीज़न है कि तुमने मुझे इस कंडीशन में आके छोड़ दिया लान वांग जी? क्या तुम्हें कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा? विंग ये सोचते जा रहा था। उसके हाथ में वो चेक थे और वो रुमाल था और इसी के साथ अब वो फिर से अपने दिल की आवाज़ सुनता है और बोलता है क्या मुझे उसे एक बार कॉल करना चाहिए? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? विंग बोलता है नहीं, कैसे बताऊँ मैं उसे? अब विंग की नज़र ड्रॉर में रखे उस एल्बम की तरफ जाती है जिसमें उसने बहुत सारी पिक्चर्स लगाई थी और उससे इतने क्यूट तरीके से उसने सजाया था कि मानो वो एक तस्वीर को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना चाहता हो। उसके नीचे उसने बहुत सारे नोटिस भी लिखे हुए थे। अब डायरेक्टली विंग अपनी माँ की फ़ोटो को देखता है और वो उस फ़ोटो से ही बात करने लगता है। क्यों छोड़ के गई आप मुझे? क्या आप खुश हैं ऊपर से मुझे इस तरीके से देख के? क्या आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती? ऐसा कहते हुए विंग उस एल्बम को अपने सीने से लगा के और ज़ोर से रोने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग का रोना जब थोड़ा कम होता है वो दोबारा से उस एल्बम को अपने से दूर करता है और अब यांगली की फ़ोटो देखने लगता है और बोलता है देखो ना सीजे, मैंने आपको नहीं बचाया ना उस टाइम पे, शायद इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। आप उस समय प्रेग्नेंट थी, मैं आपको बचा लेता तो शायद आज मैं भी बच जाता। ये कहते हुए विंग की वॉइस इतनी क्रैक्ड हो चुकी थी कि मानो उसके मुंह से अब जो वर्ड निकल रहे थे ना वो एक भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था।
वो दोबारा से उस एल्बम को अपने सीने से लगा लेता है और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है, मानो आज वो अपने अंदर से उस सारे इमोशंस को निकालने की कोशिश कर रहा हो जो कि पिछले 7 महीने से उसने अपने अंदर दबा के रखे थे। विंग ने पूरी कोशिश की थी इन 7 महीनों में कि वो एक आंसू भी ना बहाए और स्ट्रांग बना रहे, लेकिन कब तक, आखिर वो और क्या क्या चीज़ झेल सकता है। ये सोचते सोचते विंग की आंखों में से आंसू एकदम बहे जा रहे थे। वो इतना रो चुका था कि अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूखने लगे थे। वो बस रोना चाह रहा था। इसी के साथ विंग की नज़र अब उस फ़ोन पे जाती है जो कि उसने ड्रॉर पे पिछले 7 महीने पहले रखा था। वो उसे निकालता है और देखता है उसमें कुछ मिस्ड कॉल्स थी। वो मिस्ड कॉल कुछ अननोन नंबर से थी। अननोन नंबर कुछ ऐसे थे जो रिपीटेड थे और कुछ ऐसे थे जो एक या दो बार ही उस पर कॉल आई हुई थी। पिछले 7 महीने से उस नंबर को उसने एक्टिवेट तो रखा था लेकिन उसे यूज़ नहीं किया था। उसके बाद उसे ड्रॉर में दिखता है एक पेन और वो उस पेन को लेता है और उस चेक को लेता है और जहाँ पे अमाउंट की जगह थी वहाँ पे वो कुछ लिख देता है। इसी के साथ अब विंग सब कुछ संभालने लगता है, लेकिन उसकी नज़र फिर से उस फ़ोन पे जाती है और उस फ़ोन को लेके वो अपने और लान वांग जी की फ़ोटोज़ देखने लगता है। लान वांग जी के फेस पे वो अपने थंब को रब करते हुए बोलता है, काश इस वक्त तुम एक बार बोलते कि विंग मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए विंग को पता नहीं क्या फील हुआ कि विंग सीधे कॉन्टैक्ट्स में जाता है और लान वांग जी के नंबर को डायल कर देता है। वो नंबर डायल कर ही रहा था कि उसकी सांसें भारी होने लगी थी। उसे अपने सामने कालापन सा नजर आने लगा था और उसके हाथ से वो फ़ोन छूट चुका था और वो वहीं पे लगभग बेहोश हो चुका था। भले ही वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं था, लेकिन वो अपने सेंस में भी नहीं था। दूसरी तरफ युआन की आदत हो चुकी थी कि वो आजकल रात में लगभग 11 से 12 के बीच में उठ जाया करता था। वो आके अपने डैड को एक बार जरूर चेक किया करता था। युआन ने आज भी ऐसा ही किया था। लगभग 11 बजे हुए थे। वो विंग के रूम में एंटर करता है तो वो देखता है बेड में कोई भी नहीं है। वो एकदम पैनिक होने लगता है कि विंग इस वक्त कहाँ है। और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है वो देखता है बेड के साइड पे विंग बहुत हैवीली ब्रीथ कर रहा था। युआन दौड़ते हुए विंग के पास जाता है और उससे पूछता है, डैड क्या हुआ है आपको? डैड आप ठीक तो है ना? डैड क्या हुआ है आपको? आप अपने आइज क्यों नहीं क्लोज कर रहे हैं और आप इतने हैवीली ब्रीथ क्यों कर रहे हैं? युआन के क्वेश्चंस भले ही विंग सुन पा रहा था, लेकिन उसे कोई भी आंसर करने की हिम्मत विंग को नहीं थी। विंग धीरे धीरे अब पूरी तरीके से बेहोश होने लगा था। युआन को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो डायरेक्टली विंग के पॉकेट से उसका फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है और वो नंबर किसी और का नहीं वेसांग का था। जैसे ही वो उस नंबर को डायल करता है वो सुनता है कि वेसांग की कॉल की जो रिंग है ना वो कहीं आसपास से ही सुनाई दे रही है। मतलब वो समझ चुका था कि वेसांग उसके घर के अंदर है। और जैसे ही वेसांग उसके कॉल को देखता है तो उसकी भी चाल अब और तेज हो चुकी थी। वो डायरेक्टली विंग के रूम में पहुंचता है। रूम के अंदर एंटर करते ही वेसांग देखता है कि विंग फ्लोर पे पड़ा हुआ है और युआन उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। वेसांग भी जल्दी में उसके पास जाता है और उससे बोलता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? वो भी विंग को अब सेक करने लगता है, लेकिन विंग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम देखते हैं कि विंग के साथ अब क्या होता है। मुझे भी नहीं पता उसके साथ क्या होगा। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।